इसके हम्म इसके दिमाग में हार्ट अटैक आया सर। हम्म तो बेसिकली क्या होता है कि जो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है, इस बात को कौन बताता है? एक्सिलरेशन बताता है। एक्सिलरेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। एक्सिलरेशन अगर कम है तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ उतना ज्यादा तेजी से चेंज नहीं हो रही। और एक मैं तुम्हें जनरल बात बता रहा हूं, ये सब अच्छे से नोट करो जरा। ये आपको जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक काम आएगा। तुम लोग अभी कॉपी भी नहीं निकाली, बैठे हुए हो बस। पानी पीना है? स्लीप ओवर। अरे इसको वहीं पहुंचा दो उधर। इस इस ग्राफ पे हम आएंगे। जरा एक कॉपी पे सबसे पहले आप लोग लिखो कि हम जरा ग्राफ्स को समझते हैं जरा। मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके। और यहां पे कोई ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, इसको x1 लिख लो। ये दूसरा पॉइंट है, इसको x2 लिख लो। y एक्सिस वाले पॉइंट के लिए ऐसे बनाओ, यहां परपेंडिकुलर, इसको y1 लिख लो। और यहां पे बनाओ, इसको y2 लिख लो। अब x1 यहां से यहां तक होता है, बिकॉज ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो x2 यहां से यहां होगा। इसी तरह से y1 यहां से यहां तक है, और y2 यहां से यहां तक है। ये देखो, समझ आया? दिस लेंथ इज x1, दिस लेंथ इज x2, दिस लेंथ इज y1, एंड दिस लेंथ इज y2। और ये वो ग्राफ है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द ग्राफ। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, मेनली तुम दो बातें स्टडी करते हो, और जरा उन दो बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं। ओके। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड स्लोप। फर्स्ट थिंग इज नोन एज स्लोप। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, slope is equal to, if I make this triangle ABC perpendicular upon base, is known as slope. अगर ये समझ गए ना, तो समझो तुम कभी भी कोई ग्राफ देखोगे तो सब कुछ समझ गए, एट एनी लेवल। तुमने तुमने वो तो बनाए नहीं जो जो ग्राफ है, बाकी सब बना दिया।
टू एक्स वन वाला ग्राफ भी एक्स वन और सी टू एक्स वन वाला भी एक्स वन कैसे? यहाँ पे एक्स वन मतलब मैं समझा नहीं। ये पॉइंट जो है वो इस एक्सिस पे x1 है, कोऑर्डिनेट। तो जैसे मैं कोऑर्डिनेट यहाँ 2 लिखता हूं, इसका क्या मतलब होता है? ओरिजिन से ये डिस्टेंस 2 है, इसका ये मतलब होता है। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जब भी तुम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हो दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्लोप है ए बी बाई बी सी, तो स्लोप कितना हो जाएगा, अभी बताया था तुमने, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गया। ये बात देखो समझ आ रही है आपको? क्योंकि ए बी क्या होगा, y2 माइनस वाई वन। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, y2 माइनस वाई, क्योंकि इतना y2 है इतना y1 है, तो इतनी गैप जो होगी वो y2 माइनस वाई वन। और ये वाला गैप कितना होगा, x2 माइनस x1। तो इन दोनों के रेशियो को स्लोप कहते हैं। स्लोप बताता है कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है। स्लोप क्या बताता है, जो ग्राफ है वो कितनी तेजी से बदल रहा है। हाउ फास्ट क्वांटिटी ऑन y एक्सिस is changing with respect to x axis. How fast a quantity is on y axis is changing with respect to x axis is called slope. So हम, if I need a quantity which is equal to quantity y on y axis divided by x axis, we will calculate slope. Slope कब calculate करेंगे? तो ये पॉइंट नंबर ए लिख लो और पॉइंट नंबर बी लिख लो। If the required quantity, अभी इन सब का मतलब बार बार समझाऊंगा तब समझ आएगा, अभी नोट कर लो। इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम्स फ्रॉम y बाई एक्स, y के ब्रैकेट में लिख लो क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। जब हमें हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी y एक्सिस वाली क्वांटिटी बाय x एक्सिस वाली क्वांटिटी है, तब हम क्या निकालेंगे, स्लोप। तब हम क्या निकालेंगे, स्लोप। बस इतना समझ लो जरा सभी लोग एक साथ। अगर तुम्हारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऐसी है कि जो y एक्सिस वाली क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय जो x एक्सिस वाली क्वांटिटी है उससे निकल के आ रही है, तब तुम ग्राफ का स्लोप निकालोगे। देन यू विल कैलकुलेट द स्लोप इफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम्स फ्रॉम y बाई एक्स। देखो, देन वी कैलकुलेट स्लोप ऑफ द ग्राफ। if the required quantity comes from division of quantity on y-axis by division of quantity on the x-axis, then we will calculate slope of the graph. लिख लिया? Then we will calculate slope of the graph. अब इसी में लिखो C. If the required quantity comes from product if the required quantity comes from
द प्रोडक्ट of the quantity on y-axis and x-axis. Then we will calculate area under the graph. Then we will calculate area under the graph. हम्म हम्म तो अब ये बताओ मुझे कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो तुम्हारी है वो है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, तो तुम क्या निकालोगे? स्लोप। बस यही आंसर चाहिए मुझे। और अगर तुम्हारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इनटू क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस है, तब क्या निकालोगे? एरिया अंडर द ग्राफ। और इसी से तुम्हारा ये पूरा देखो आ जाएगा। अब फिर से देखो जरा, मुझको निकालना था एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये कैसे आ रहा है? वेलोसिटी बाई टाइम से आ रहा है। वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया देखो, स्लोप दिस अपॉन दिस लिख लिया ग्राफ का, विच इज स्लोप। तो v माइनस यू बाई टी हो गया। इससे ये आ गया। अब अगर मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मन में सोच के बताओ। वो तो वेलोसिटी इनटू टाइम जैसी चीज है। बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी चीज है? डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी इनटू टाइम जैसी चीज है। यानी कि जो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस है इनटू दैट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। ये बात समझ आई? एरिया अंडर द ग्राफ क्या है वो मैं शेड करके बता रहा हूं। ये लाल वाले ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया, स्लोप के नीचे नहीं, स्लोप तो उस टिल्ट को बोलते हैं। आप आंसर जो मुझे बन रहा है उसके नीचे। समझ में आया अब? तो हम बताओ अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिसको हम एस से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, इसके लिए मैं क्या करूंगा बताओ? एरिया अंडर द ग्राफ लिख लूंगा। एरिया अंडर द ग्राफ। क्यों बताओ? रिद्धि बताओ, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एरिया क्यों निकालने जा रहा हूं? और एक्सेलरेशन के लिए मैंने स्लोप क्यों निकाला था? यही तो दो बातें सीखनी है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आता है वेलोसिटी इनटू टाइम से। जो बेसिक फॉर्मूला है क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है। इसलिए मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस किस तरह से आता है? दोनों के प्रोडक्ट से। अब इसका एरिया बताओ कितना होगा? ये ट्रायंगल है, हाफ बेस, बेस है टी इंटू परपेंडिकुलर v माइनस यू, और प्लस नीचे वाला एरिया रेक्टेंगल है वो होगा यूटी। दोनों एरिया का सम कर लिया। तो S इज इक्वल टू हो गया, इसको पहले लिख लो, यूटी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू बाई टी भी कर लो, तो यहां टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको टी से डिवाइड कर दो, क्योंकि v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ, ये ए लिख लूंगा, ए टी स्क्वायर। ये अलग इक्वेशन आ गई। S इज इक्वल टू क्या आ गया?
ut प्लस डिस्प्लेसमेंट एस है। ये समझ आया? ये जो एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने दोनों का एरिया लिख के सम कर दिया। अब जरा देखो एक एक स्टेप समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ग्राफ के नीचे का ए टी टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया ना, ताकि वो v माइनस यू बाई टी बन जाए। क्योंकि मैं पहले ही निकाल चुका हूं v माइनस यू बाई टी क्या होता है, a होता है। उसकी जगह a लिख दिया। तो फिजिक्स का पार्ट है। स्लोप एक जनरल चीज है, किसी भी ग्राफ को कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो बिकॉज फिजिक्स में हर ग्राफ बदल रहा होता है, इसलिए फिजिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में इनकम टाइम के साथ बदलेगी, इसलिए इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ग्राफ जहां है वहां ही स्लोप है, वहां ही एरिया है। इसलिए मैंने तुम्हें जनरल पढ़ा दिया पहले कि ग्राफ में तुम दो ही चीज देखोगे। बहुत बड़ी बात है, इतना जनरलाइज करके बता रहा हूं तुम्हें। कोई भी ग्राफ तुम आगे जिंदगी में देखोगे तो उसमें दो ही चीज देखोगे, एक स्लोप देखोगे, एक एरिया देखोगे। स्लोप देखोगे तो स्लोप तब निकालोगे जब तुम्हारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवीजन से आ रही है, क्वांटिटीज ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। और एरिया तब निकालोगे जब तुम्हारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन से आ रही है। समझ आए? तो यहां पे देखो तुम्हें स्टेप समझ में आए? पहले एरिया मैंने ट्रायंगल का लिखा है, ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस है टी, परपेंडिकुलर है v माइनस यू। फिर मुझे v माइनस यू बाई टी चाहिए था, तो बाई टी करूंगा तो एक टी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो टी 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 स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैंने v माइनस यू बाई टी की जगह a लिख लिया, क्योंकि वो पहले निकाल चुका हूं। तो दोनों इक्वेशन आ गई, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पे s डिस्प्लेसमेंट है। ऊपर कहां पर? किस वाले में, ऊपर वाले में कि नीचे? v माइनस यू की जगह मैंने a लिख दिया, v माइनस यू बाई टी की जगह a लिख दिया। लाओ कॉपी लाओ। ये देखो, यहां पे v माइनस यू आया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि v माइनस यू के नीचे t लिख दूं, तो एक t से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक t यहां पहले ही था, इसलिए t स्क्वायर हो गया। समझ में आया ये बात? अब अब इस क्वांटिटी को मैं a लिख दूंगा, तो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी। क्योंकि ये क्वांटिटी तुम्हारी पहले a आ चुकी है, तुमने नोट किया है ना? ये देखो, अरे ये v माइनस यू बाई टी है। ठीक है, ये इसको यूज कर लिया, यहाँ इसकी जगह a लिख दिया। तो मैंने यूज कर लिया a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे इसकी जगह a लिख दिया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ओके, ग्राफ बनाया तुमने? बेटा फिर कैसे समझोगे बताओ? बाद में कैसे तुम्हें पता चलेगा कौन सी चीज क्या है? तुम ये क्यों ऐसे आलस करते हो? पहले भी मैंने एक बार देखा था, तुम ए बी सी डी लिख रही थी। डोंट डू दैट। ये ग्राफ तो बनाओ, ये जो बना हुआ है, अदरवाइज फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है।
तो किसी भी ग्राफ में कौन सी दो क्वांटिटीज तुम कैलकुलेट करोगे? और स्लोप बताएगा कि वो ग्राफ कितना स्टीप है, और वो हम तब निकालेंगे जब हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की क्वांटिटीज के डिवीजन से आ रही है। और एरिया हम तब निकालेंगे जब हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के मल्टीप्लीकेशन से आ रही। जैसे कि पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना था तो मैंने स्लोप निकाला, और जब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो मैंने एरिया निकाला। और तीसरी न्यूटन की इक्वेशन कैसे आएगी? तुम्हें टी को रिप्लेस कर देना है। अब लिखो, यूजिंग टू इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों से मुझे टाइम हटा देना है। कैसे कर सकता हूं? एक से टाइम की वैल्यू निकालूं और दूसरे में पुट कर दूं, टाइम गायब हो जाएगा। तो पहले मैं इससे टाइम निकालता हूं, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू बाय ए। इससे देखो, चेक करो, तुम लोग इधर उधर ले जा पाते हो ना? और इस टाइम को यहां पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू यू v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए v माइनस यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल। अब देखो यहां पे कॉमन ले लो, v माइनस यू बाय ए कॉमन ले लो, v माइनस यू बाय ए कॉमन, तो यहां पे बचेगा u प्लस v माइनस यू बाय टू। ये हो जाएगा v माइनस यू बाय ए, इधर टू यू प्लस v माइनस यू बाय टू, विच इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा, टू यू में से u चला गया, v प्लस यू बाय टू, विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू ए। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। तो न्यूटन की तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? अब जैसे ध्यान से देखोगे तो ये v u और t में है, a सब में है,
ये एस यू और टी में है, और ये वी यू और एस में है, इसमें टाइम नहीं है। एक्सेलरेशन तो सब में है, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। तो जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगानी है वो इन इक्वेशंस के हेल्प से हमें सारी प्रॉब्लम्स करनी है। तो ये सारी इक्वेशन ये सारी इक्वेशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके नीचे लिख लो नोट। ऑल above equations are valid when acceleration is constant। ये जो सिंपल इक्वेशंस हैं तो फिर हमें न्यूटन लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं। ये इक्वेशन है। लॉज क्या है कि मैंने बताया था ना, न्यूटन न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, और तीसरा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्पेशल केस है। ये न्यूटन्स की इक्वेशन क्या है? स्पेशल केस व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दीज आर स्पेशल केसेस ऑफ न्यूटन लॉज व्हेन योर हम्म लॉ का पार्ट है तो ये हाँ, ये सब लॉ सेकंड लॉ से निकल आता है सारा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। समझ आ गया? तो अब बस मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग तीनों इक्वेशन लिख सकते हो बगैर देखे? अभी कॉपी कॉपी में कॉपी बंद करो। तुमने बना लिया था ग्राफ? पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी एस इक्वल s इज इक्वल टू यू टी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी v स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। और इसमें ये भी लिख लो कि a बिकम्स g फॉर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? या तो 9.8 या फिर 10। ठीक है। अगर कोई बॉल ओमैक्स के टॉप फ्लोर से नीचे फेंकी जाए तो नीचे आके उसकी वेलोसिटी जस्ट अर्थ को हिट करने से पहले कितनी हो जाएगी? मतलब यहां से ड्रॉप कर दी जाए तो यहां पे टकराने से पहले उसकी स्पीड कितनी होगी? अगर मैं आपसे एक्सपेरिमेंटली ये निकालने को बोलूं तो, अरे पहले बताओ, अगर मैं आपसे एक्सपेरिमेंटली निकालने को कहूं तो कैसे निकाल सकते हो? एक बॉल लो और टॉप फ्लोर पे जाओ, उस बॉल को ड्रॉप करते ही स्टॉप वॉच ऑन कर लो, और जैसे ही वो बॉल टकराए स्टॉप वॉच ऑफ कर दो, तो तुम्हें टाइम पता चल जाएगा।
और जब टाइम पता चल जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो मान लो कि ये जो हाइट थी ये मुझे निकालनी है, और जो ड्रॉप किया गया तो इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0। देखो जब भी हम ड्रॉप करते हैं कोई चीज तो इसका मतलब इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, 0। अगर हम कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब, और अगर हम ऐसे फेंक दें तो उसकी इनिशियल स्पीड भी है, बट अगर हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड इज 0। जहां पे लिखा जाएगा ड्रॉप, ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होगी, बताओ जल्दी, 0। अब बताओ किसी ने तुम्हें बताया कि भाई गिरने में 10 सेकंड लगे थे, मान लो स्टॉप वॉच से देखा तो कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लग गया। तो मैक्सिमम ये हाइट कितनी थी, तो तुम लगाओगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और u कितना होगा, 0। तुम लोग साथ साथ क्यों नहीं नोट करते, अब ये हैबिट डेवलप करो। और 0 प्लस हाफ, जी को 10 ले लो, और टाइम 10 है तो 10 इंटू 10, तो ये हो गया 1000/2, मतलब 500 मीटर। अगर गिरने में 10 सेकंड लगा है तो इसका मतलब वो हाइट कितनी होगी, 500 मीटर। और अगर कोई पूछे कि यहां का v भी बताओ तो लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये हो जाएगा 0 + 10 × t कितना है, तो हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल स्पीड आ गई। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एक्सेलरेशन, 10 बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। हर सेकंड तुम्हारी स्पीड 10 से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ आया क्वेश्चन। अब ये क्या था, गिवन। ये क्या है, गिवन। तो तुमने पहले ये निकाल लिया ए पार्ट, फिर ये बी निकाल लिया बी पार्ट, क्वेश्चन हो गया। तो अगर तुम अपने फ्लोर से कोई भी बॉल ड्रॉप कर दो और टाइम नोट कर लो तो तुम्हें ऑलमोस्ट वो हाइट तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने हाइट से तुमने ड्रॉप किया है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है और मैं जानना चाहता हूं कि ये मैंने कितनी ऊंचाई से ड्रॉप किया है, तो तुम अगर स्टॉप वॉच ऑन करके नोट कर लो तो तुरंत करो। सॉरी, अरे ये तो वेलोसिटी है यार। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अभी अभी ध्यान से देखना। और तुम नीचे कैसे देख पाओगे कि कब बंद हुआ, इधर आओ। आवाज, मान लो मैं जानना चाहता हूँ कितनी हाइट से मैं गिरा रहा हूं, 1 2 3। 0.65 सेकंड। हाँ तो उतना से मेजर कर लो, ये टाइम आ गया तुम्हारा, इस टाइम से मेजर कर लो, तुम्हारा कितना आया था, इतना डिफरेंस। 30 मिली सेकंड का डिफरेंस। 30 मिली सेकंड। ओके बाय। तो नेक्स्ट क्लास में सबको तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए।